वेलकम बैक इन साइंस टॉपर। मैं कुलदीप कुमार साइंस टॉपर में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करने वाले हैं आज बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। और कल की क्लास का रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा मिला है। आप लोगों के लिए बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से देखा, शेयर करा और कमेंट भी आपने अच्छे अच्छे करे। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि ये सीरीज आपको बहुत पसंद आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम कमाए हुए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, ये बनाइए। English is one of those subjects that are generally found difficult by Indian students. I hope आपने ये सेंटेंस बनाया होगा और एरर बताइए क्या हो सकती है। तो देखिए, इंग्लिश इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट है कि नहीं। हमेशा ये क्या होता है, प्लूरल में यूज़ होता है। ये अपने आप में करेक्ट है। ठीक है, इन सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट की बात करिए, दैट आर जनरली, जो जनरली फाउंड डिफिकल्ट बाई इंडियन स्टूडेंट, हमेशा इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कठिन होता है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, इंग्लिश इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट की वजह से इस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हुआ है। यानी कि सब्जेक्ट कैसा है, तुम बोलोगे सब्जेक्ट प्लूरल है कि नहीं। अब प्लूरल सब्जेक्ट तो हेल्पिंग वर्ब कैसी आएगी, तुम बोलोगे सर हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस सेंटेंस में कोई भी एरर है। अगर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, इसलिए मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर डी को, क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये बनाइए। ये कह रहा है, एवरीबडी अमोंग द गेस्ट्स वर इंजॉइंग ड्रिंकिंग व्हेन द थेफ्ट टुक प्लेस। एवरीबडी अमोंग द गेस्ट, यानी कि हर कोई अपने रिश्तेदारों के साथ इंजॉय करता है, ड्रिंकिंग करता है। ठीक है, अब मुझे बताइए कि हमें, अब बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, तुम बोलोगे ये सर सब्जेक्ट कैसा है, तुम बोलोगे सर सिंगुलर सब्जेक्ट है कि नहीं। अब इस सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से यहाँ पे वर कहना क्या सही है, तुम बोलोगे सर वर कहना सही नहीं, इस वर की जगह हम वॉस का यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा क्या लेता है, तुम बोलोगे सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है कि नहीं लेता। इसलिए एवरीबडी अमोंग द गेस्ट्स, अब कुछ महारथी ऐसे होंगे, कुछ महारथी ऐसे होंगे जो सर बोल रहे हैं सर इस गैस की वजह से हम वर का यूज़ करें तो, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें इस मेन सब्जेक्ट है वो एवरीबॉडी है, ना कि ये तो कंपेंसेशन कर रहा है, मतलब एक साथ दे रहा है इसका सेंटेंस को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो इस गेस्ट की वजह से वर नहीं, इस एवरी की बड़ी की वजह से हम वॉज का यूज़ करेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी में एरर है, इसलिए मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर बी को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये बनाइए। ये दे रहा है, ऑफ द टू वाइल्ड बीस्ट्स, ऑफ द टू वाइल्ड बीस्ट्स, इसका मतलब होता है एक तरह से पशु या जानवर, जंगली, यानी दो जंगली जानवर से, दिस वन सीम्स द मोस्ट फेरोसियस, इनमें से कौन सा मतलब अधिक वो है, फेरोसियस, डरावना है। अब मुझे बताइए, ये आपने बनाया होगा सेंटर, बहुत अच्छा और इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, प्री में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, ये दे रहा है, वो ऑफ द टू वाइल्ड बीस्ट्स दिस वन सीम्स द मोस्ट फेरोसियस। ठीक है, अब एक बच्चा उठ के बोलेगा सर यहाँ पे टू, यानी दो लोगों के बीच में बात करी गई, यानी दो जानवरों के बीच में बात करी गई है कि नहीं। अब चीज़ें अगर दो के बीच में करी जाएं, यानी अगर मैं तुमसे बोलूँ बताइए इन दोनों में से कौन शक्तिशाली है, तुम बोलोगे इन दोनों में से ये शक्तिशाली है। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है कि नहीं। यानी कि जब दो लोगों की बात करिए, दो लोगों के बीच में बात करिए, तो हमेशा यूज़ करते हैं कंपैरिजन का। किसका यूज़ करते हैं, कंपैरिजन का। और इस कंपैरिजन की वजह से ये एक डिग्री बनती है जिसे हम बोलते हैं कंपैरेटिव डिग्री, है कि नहीं, कंपैरेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ हम कैसे करते हैं, तो तुम बोलोगे सर ऑफ द टू वाइल्ड बीस्ट्स दिस वन सीम्स द मोस्ट, कहना अपने आप में अनुचित हुआ, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री को इंडिकेट करता है। और सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब भी बात मोर देन टू पीपल्स की हो, यानी दो से अधिक लोगों की या दो से अधिक वस्तुओं की या किसी दो से अधिक चीज़ों की बात होती है, तब हम मोर देन टू, सॉरी, सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ तो केवल दो के बीच में बात हो रही है, यानी दो जानवरों के बीच में बात हो रही है, तो इसलिए द मोस्ट कहना अनसेंसिबल बात हो, इसलिए इसकी जगह हम यूज़ करेंगे मोर फेरोसियस। क्या करेंगे, मोर फेरोसियस। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को मार्क करेंगे, क्योंकि द मोस्ट फेरोसियस नहीं, सीम्स मोर फेरोसियस अपने आप में करेक्ट फॉर्म होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना, जब भी दो के बीच बात करी है तो हमेशा कंपैरिजन इंडिकेट होता है, और जब दो से अधिक लोगों के बीच बात करिए तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री को इंडिकेट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये बनाइए। पहला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है।
ये दे रहा है मेहता इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन दैट हैज़ एवर लिव्ड इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। ठीक है, अर्थ में समझाने वाला है नहीं कि क्योंकि इंग्लिश को इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक है, इंग्लिश को इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करिए, वरना हिंदी के चक्कर में पढ़ोगे ना तो हिंदी सीख पाओगे ना इंग्लिश सीख पाओगे। और हमें हिंदी तो पेपर में आती नहीं है, तुमसे ये तो पूछेंगे नहीं, बताइए रिचेस्ट का मतलब क्या होता है कि नहीं, हमेशा इंग्लिश में ही सिनोनिम पूछेगा इसका। अब देखो पहला सेंटेंस और इस सेंटेंस दोनों एक ही बात को फॉलो कर रहे हैं, एक ही कंडीशन का यूज हुआ है, मेहता इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, और वहाँ दे रहा था इंग्लिश इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स, है कि नहीं, यानी कि दैट अपने आप में करेक्ट है, हैज़ एवर लिव्ड इन दिस पार्ट ऑफ दिस कंट्री। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर मेहता की वजह से यहाँ हैज का प्रयोग हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों, मैं पहले ही बता चुका हूँ, हमेशा जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी जो इस वाले सब्जेक्ट के अनुसार होगी, ये नियम होता है। नाउन में आप पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ देखा मैंने कि मैन क्या है, तुम बोलोगे सर मैन तो अपने आप में एक प्लूरल है कि नहीं। अब मैन प्लूरल है तो इस प्लूरल की वजह से मैं हेल्पिंग वर्ब कैसी लूँगा, तुम बोलोगे सर इस प्लूरल की वजह से हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही आनी चाहिए। अब प्लूरल की वजह से सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आनी चाहिए। अब प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हैज की जगह क्या होगा, तुम बोलोगे सर हैज का हेल्पिंग वर्ब प्लूरल में हैव होता है, हैज का प्लूरल हैव होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी में एरर है। दैट हैज एवर लिव्ड नहीं, दैट हैव एवर लिव्ड कहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी गलतियाँ हमें पेपर में फंसाती हैं, वो जानते हैं हम इस क्लास में आज। ठीक है, अब ये वाला सेंटेंस बनाइए। ये दे रहा है वैन ऑन ड्यूटी सी इज़ ऑलवेज वियरिंग अ वाइट साड़ी विद अ ब्लू बॉर्डर। ठीक है, अर्थ बताने वाला हूँ नहीं, अर्थ आप समझ ही रहे होंगे, बिल्कुल इजी सेंटेंस है कि नहीं। आप मुझे बताइए वैन ऑन ड्यूटी अपने आप में एक करेक्ट फॉर्म हुई जब वो ड्यूटी पर है। ठीक है, सी इज़ ऑलवेज वियरिंग अ वाइट साड़ी विद अ ब्लू बॉर्डर। अब एक बच्चा उठ के बोलेगा सर हमने बचपन में ये पढ़ा था कि जब भी ऑलवेज आता है, जहाँ कहीं भी ऑलवेज लगा दिख जाए, जहाँ कहीं भी ऑलवेज लगा दिख जाए, ये एक ऐसे कीवर्ड होते हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडिकेट करते हैं, है कि नहीं। अब ये ऑलवेज क्या होता है, ऑलवेज हमेशा इंडिकेट करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट को। किसको इंडिकेट करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंडिकेट करता है, तो क्या यहाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है। तुम बोलोगे नहीं सर ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, तो हम क्या करेंगे, हटाएंगे इस इज को और हटाएंगे इस आईएनजी को, यानी बियर्स, बियरिंग की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, तुम बोलोगे सर बियर्स कहना अपने आप में एक करेक्ट फॉर्म होगी। यानी कि वैन ऑन ड्यूटी सी ऑलवेज बियर्स अ वाइट साड़ी विद अ ब्लू बॉर्डर। इससे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब बियर्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब जैसे एक चीज़ सोचिए, मैं एक बात बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि रंजना ऑफिस में लेट आ रही है। ठीक है, अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि रंजना ऑफिस में हमेशा लेट आ रही है, तो बोलो सर ये कैसी बात हुई, ये कुछ बात जमी नहीं। मैं क्या कहने की कोशिश करूँगा, मैं यही तो बोलूँगा कि रंजना ऑफिस में हमेशा लेट आती है कि नहीं। तो यानी ऑलवेज हमेशा ये कीवर्ड ऐसा होता है जो कि इंडिकेट करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट को, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को मार्क करेंगे। सी इज ऑलवेज बियरिंग नहीं, सी ऑलवेज बियर्स अपने आप में करेक्ट फॉर्म होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये सेंटेंस बनाइए। ये दे रहा है द लॉयर वॉज टोल्ड दैट द जज वुड लाइक टू टॉक विद द कन्विक्टेड क्रिमिनल। तुम बोलोगे सर पास्ट की बात करिए, द लॉयर वॉज टोल्ड, लॉयर को बताया गया दैट द जज वुड लाइक टू टॉक विद द कन्विक्टेड क्रिमिनल। तुम बोलोगे सर वुड लाइक टू अपने आप में एक करेक्ट फॉर्म हुई, क्योंकि जब यानी ये वाला पोर्शन पास्ट में दे रखा है तो आगे आने वाला पोर्शन भी पास्ट में ही होगा, तो ये भी पास्ट में ही है। टू टॉक विद द कन्विक्टेड क्रिमिनल। अब तुम बोलोगे सर टू टॉक विद, ऐसा तो कोई फॉर्म नहीं होता कि हम टॉक के साथ विद लगाएं। जब हम बचपन में पढ़ते थे तो मास्टर साहब कहते थे बच्चे कि जैसे मैं तुमसे बात करता हूँ तो आई टॉक विद यू नहीं कहकर हम हमेशा क्या यूज़ करते, आई टॉक टू यू। अब रूल ये कहता है कि टॉक के साथ हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज़ होता है कि नहीं, हमेशा टॉक के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज होता है। तो फिर इस विद का यूज़ क्यों करा है, तुम बोलोगे सर एरर करने के लिए ही करवाया सेंटेंस ने एग्जामिनर ने, इसलिए हम इस विद का यूज़ नहीं करेंगे। टॉक टू कहना अपने आप में एक सेंसिबल बात होगी, क्योंकि जब भी हम टॉक करते हैं किसी के साथ तो प्रीपोजिशन टू का यूज़ करते हैं, है कि नहीं। इसलिए द लॉयर वॉज टोल्ड दैट द जज वुड लाइक टू टॉक विद नहीं, टॉक टू द कन्विक्टेड क्रिमिनल अपने आप में करेक्ट फॉर्म होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को मार्क करेंगे, क्योंकि टॉक विद नहीं, इसकी जगह टॉक टू का यूज़ करेंगे। तो ये छोटी छोटी सी एरर्स बच्चों को फंसाती हैं। ठीक है, अब हम छोटे छोटे अभी क्वेश्चन कर रहे हैं। कल की क्लास में हम एक पेपर लेके आएंगे जो प्रीवियस ईयर का पेपर होगा, जो इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। आपको देखेंगे PQRS कैसे सॉल्व करें,
क्लूज टेस्ट कैसे करें, कॉम्प्रहेंशन कैसे करें, सिनोनिम एंटोनिम्स की क्या ट्रिक हो सकती है, वो सारी चीज़ें कल की क्लास में जानेंगे जब हम कल पूरा एक प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे 2019 का प्री का। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन पर देखते हैं ये क्या कहने वाला है। द पीपल गैदर टुगेदर टू थिंक आउट द प्रॉब्लम विच वॉज टू सीरियस टू बी नेग्लेक्टेड। अब तुम बोलोगे जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से होते हैं ना, जो इंग्लिश मीडियम से होते हैं वो सेंटेंस को पढ़ते ही समझ जाते हैं कि यहाँ पे ये एरर है या पढ़ने में थोड़ा ऑड लग रहा है कि नहीं। वो अर्थ नहीं करते और ना ही उन्हें ज़्यादा ज्ञान होता है, फिर भी वो समझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं तुमसे बोलूँ कि मैं तुमसे बोलता हूँ कि बच्चों को काट कर सेब खिलाओ, तुम हिंदी मीडियम से हो, मैं तुमसे बोलूँ बच्चों को काट कर सेब खिलाओ, तुम बोलोगे सर ये कौन सी बात हुई, ये तो जम नहीं रही बात, क्या हम बच्चों को काटेंगे या सेब को काटेंगे। तुम बोलोगे सर अगर हिंदी में मैं सही करने की कोशिश करूँ तो सेब को काट कर बच्चों को खिलाओ, है कि नहीं, ये करेक्ट फॉर्म होगी। ऐसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का होता है क्योंकि वो इंग्लिश में सब चीज़ रट्टा मारते हैं, हिस्ट्री इंग्लिश में पढ़ेंगे, बायोलॉजी इंग्लिश में पढ़ेंगे, मैथ इंग्लिश पढ़ेंगे, हर चीज़ इंग्लिश में पढ़ेंगे, तो उनकी राइम बन जाती है, वो देखते ही समझ जाते हैं यहाँ कुछ एरर हो रही है अपने आप में। अगर एक समझदार बच्चा होगा ना जो इंग्लिश मीडियम से होगा तो वो तुरंत ही समझ जाएगा द पीपल गैदर टुगेदर टू थिंक आउट, नहीं इसकी जगह थिंक अबाउट होना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि हमें पढ़ने में आउट ऑड लग रहा है, ऐसे भी हम समझ सकते हैं। लेकिन हिंदी मीडियम वाला होगा वो सोचेगा, फिर वो अर्थ निकालने की कोशिश करेगा। द पीपल गैदर टुगेदर टू थिंक आउट, थिंक आउट का मतलब होता है विचार करना, लेकिन हम प्रॉब्लम पर जब लोग इकट्ठे होते हैं तो विचार नहीं करते, उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, है कि नहीं। थिंक अबाउट का मतलब होता है किसी के बारे में सोचना, इसलिए थिंक आउट कहना अनसेंसिबल बात हुई, इसकी जगह हम यूज़ करेंगे थिंक अबाउट प्रिपोजिशन, थिंक अबाउट प्रिपोजिशन का। ठीक है, द प्रॉब्लम विच वॉज टू सीरियस टू बी नेग्लेक्टेड, इसलिए ऑप्शन नंबर बी में एरर है, थिंक आउट नहीं, इसकी जगह हम यूज़ करेंगे थिंक अबाउट का। समझ रहे हो, तो ये छोटी छोटी एरर होती हैं, प्रिपोजिशन से बहुत सारी एरर्स पेपर में पूछता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये दे रहा, ही स्पोक फॉर सच लॉन्ग टाइम दैट पीपल बिगिन टू फॉल एस्लीप इन सेमिनार हॉल इटसेल्फ। अब देखो ये सेंटेंस है, बहुत ही खूबसूरत सेंटेंस है, एक छोटी सी एरर और अगर आप नहीं पकड़ पाए तो समझो 2 नंबर 2.5 नंबर आपके खत्म। ठीक है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ पेपर में हमेशा छोटी एरर पूछता है, सेंटेंस आपको बड़ा देगा, एरर छोटी देगा जिससे आप फंस जाएं, है कि नहीं। अब आप मुझे बताइए, बहुत सारे बच्चे इस सेंटेंस को बना चुके होंगे, जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, पिछली वीडियो जो लगातार देखता आ रहा है वो चुटकियों में बना सकता है, क्योंकि हमने यही रखा है। आप देखना, यानी स्पॉटिंग एरर की ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि आपको पसीने आ जाएंगे, समझ रहे हो, क्योंकि आपने पहले ऐसा कभी पढ़ा नहीं होगा। अब ही स्पोक फॉर सच लॉन्ग टाइम, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि सेंटेंस यहाँ हम पढ़ेंगे तो ये क्या दे रहा है, अपने आप में पास्ट है, आगे हम बात करें तो ये भी पास्ट दे रहा है, इसलिए कि वर्ब में कोई एरर नहीं है कि नहीं। ठीक है, तो एरर कहाँ हो सकती है, मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि सच, क्विट, रादर, ये ऐसे कीवर्ड्स होते हैं, इनके बाद हमेशा क्या होता है, आर्टिकल ए का यूज़ होता है, इसलिए सच लॉन्ग टाइम की जगह हम यूज़ करेंगे सच अ लॉन्ग टाइम। और हमेशा सच और लॉन्ग टाइम ये एक इडियमेट, आप एक चीज़ ध्यान रखना है, जब भी इडियमेटिक एक्सप्रेशन की बात होती है, जब इडियमेटिक एक्सप्रेशन इंडिकेट किया जाता है, जो शब्द इडियमेटिक एक्सप्रेशन को इंडिकेट करते हैं तो हमेशा आर्टिकल ए का जिक्र करते हैं, इसलिए सच लॉन्ग टाइम नहीं, सच और लॉन्ग टाइम कहना अपने आप में एक सेंसिबल बात हुई, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को मार्क करेंगे, ही स्पोक फॉर सच अ लॉन्ग टाइम दैट, सच और लॉन्ग टाइम दैट अपने आप में एक करेक्ट फॉर्म होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये बनाइए, ये दे रहा है, नोबडी कैन बी टर्म्ड अ कंप्लीट मैन हैविंग नो नॉलेज ऑफ व्हाट साइंस हैज टू टीच। अब वही मैं बता रहा हूँ, समझदार बच्चा समझ चुका होगा कि इसमें एरर क्या है, लेकिन जिन्हें प्रैक्टिस नहीं है, आपने कभी देखा है कि जब हम नया जूता खरीदते हैं तो हमेशा नया जूता भी काटता है कि नहीं, क्यों, क्योंकि वो नया है, और जब वही जूता पुराना हो जाता है तो वो काटता नहीं है, हमारे पैरों की रक्षा करता है। ऐसा ही हमारी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, ऐसी हमारी इंग्लिश या किसी सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। तुम मुझे बताइए, जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं तो हमें परेशानी आती है क्योंकि सब्जेक्ट नया होता है, हम भी नए होते हैं, हमने कभी पढ़ाई नहीं करी होती। अब धीरे धीरे किताबें पुरानी होती हैं, उन किताबों को हम 10-15 बार पढ़ चुके होते हैं, तो क्या होता है, उन चीज़ों को हम आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो ऐसा ही प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है सारी चीज़ों, ऐसा ही एक सब्जेक्ट इंग्लिश है उस पर डिपेंड करेगा सारी चीज़ें, क्योंकि जिन्होंने ज़्यादा प्रैक्टिस की है, जिन्होंने अपने जूते को पुराना बनाया है, वो आसानी से आराम से चल सकता है, उन्हें जूते काटेंगे नहीं। और जिनके जूते नए हैं, जिन्होंने अभी नए नए प्रवेश किया है पढ़ाई में और जो नई नई पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा ऐसा लगेगा जैसे उन्हें काट रही है पढ़ाई। ठीक है, ये ऐसे करके समझ लीजिए।
तो nobody can be termed a complete man having no knowledge of what science has to teach। अब समझदार बच्चा समझ चुका होगा इसमें एरर क्या है। तो एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ आपको, मैं अगर तुमसे बोलूँ कि nobody does not प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, ठीक है, मैं तुमसे बोलूँ नोबडी डज नॉट प्ले क्रिकेट, तभी एक बच्चा बोलेगा सर कोई क्रिकेट नहीं खेलता, आप यही तो कहना चाहते हैं। मैंने कि हाँ बिल्कुल कहना चाहता हूँ। तो एक बच्चा बोलेगा सर आपने जब नोबडी यहाँ पे यूज़ कर दिया है, कोई नहीं की बात आपने यही कर दी है, तो यहाँ डज नॉट लगाने का क्या सेंस हुआ? क्या एक कभी ऐसा हो सकता है कि एक ही सेंटेंस में दो बार मैं नेगेटिव कर दूं? तुम बोलोगे बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो गलत बात हुई है ना, नियम ऐसा नहीं कहता। मैंने क्या करा, इस नॉट को यहाँ से हटाकर और इस सब्जेक्ट को ही बना दिया मैंने नेगेटिव, है कि नहीं। जब मैंने सब्जेक्ट को, ये मेरा सेंटेंस क्या था, नेगेटिव मीनिंग दे रहा, जब मैंने सब्जेक्ट को ही नेगेटिव बना दिया तो यहाँ डज नॉट कहने की क्या ज़रूरत है, फिर मैं डायरेक्ट लिखूँगा नोबडी प्लीज क्रिकेट, है कि नहीं। अब ऐसी देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यानी सब्जेक्ट को पहले से ही नेगेटिव बना दिया है। नोबडी कैन बी थम द कंप्लीट मैन हैविंग नो नॉलेज ऑफ व्हाट साइंस हैज टू टीच। तभी एक बच्चा बोलेगा सर यहाँ नो कहने की क्या ज़रूरत है, जब नो बड़ी हमने पहले ही कह दिया है, जब नेगेटिव पहले बना दिया तो बाद में नेगेटिव कहने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि सुपर फ्लॉस हो जाएगा, है कि नहीं। इसीलिए इस नो को हटाएंगे और हम यूज़ करेंगे इसकी जगह एनी का। किसका यूज़ करेंगे? एनी का। अब सही होगा, नोबडी कैन बी टर्म अ कंप्लीट मैन हैविंग एनी नॉलेज ऑफ व्हाट साइंस हैज टू टीच। समझ रहे हो आप लोग। तो ये छोटी छोटी सी गलतियां हमें फंसाती है पेपर में, तो यही हमें ध्यान देना है छोटी छोटी गलतियों को। जो लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। अगर मैं बता रहा हूँ आप 1 महीने 2 महीने लगातार बने रहिए सेशन में, आपको बहुत मजा आएगा। आप देखना इंग्लिश एकदम बहुत ईजी लगने लगेगी। जो बच्चे बोलते हैं ना सर मैं 25 क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो मेरे 5 या 6 क्वेश्चन सही होते हैं, ऐसा नहीं है। ग्रामेटिकल एरर से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, किसी से भी कोई क्वेश्चन। और PQRS ये सब देखना, क्लोज टेस्ट, तुम्हारा वन वर्ड कैसे सॉल्व करें, तुम्हारा कॉम्प्रहेंशन कैसे करें, ये देखना एकदम हलवा बना देंगे। हम बोलते हैं ना कि हमारी ट्रिक ऐसी है कि पसीने भी आ जाएं लोगों को, समझ रहे हो, गर्मी में भी पसीना, जाड़ों में भी पसीना लाने की चेष्टा करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को ख़त्म करते हैं। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग चैनल को फ्री में मत देखा करिए वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और जो भी आपको अच्छा लगता है या जो भी आपको कमी लगती है वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, जिससे कि हम अपनी गलतियों को सुधार पाएँ और आगे बढ़ पाएँ, ठीक है। क्योंकि मेरी सफलता ही आपकी सफलता ही मेरी सफलता होगी, ठीक है। मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए इस सेशन को ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।